हाजिर हूँ आपके सामने सहजवाग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के हिसाब से 27 दिसंबर को जो एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैथ्स के। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक सीरीज लेके आऊँगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, पूरा रिविजन कराऊंगा, क्विक रिविजन है। तो आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर। मैं बस यही चाहूँगा कि 2 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराएं ये चैनल, ताकि वो इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। और मैं तो यही सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि सभी अच्छे से पेपर करके आए। टाइमिंग बहुत है पेपर में। यदि हम देखें तो 70 क्वेश्चन, यदि हम मान लें कि हमारे जीके के हैं तो 70 क्वेश्चन करने में हमें टाइम नहीं लगने वाला, और जो भी टाइम हमारा है वो सारा स्टैट्स और मैथ्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, जो 20 क्वेश्चन का एक एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं, उनके लिए क्विक रिविजन मैं लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट ही एक ऐसी दवा है जो आपको और मुझे आगे सक्सेस करती बनाएगी। ओके, तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं हम वो है प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को एक बार समझा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो देखते हैं आगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता से चलते हैं फ्रेंड्स। सभी जानते हैं प्रोबेबिलिटी को, मैंने शायद एक वीडियो में उतार दिया था पूरा, और जिन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लें। फ्रेंड्स, बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगी आपके लिए। कंसेप्ट अभी यदि आप कंसेप्चुअल भी नहीं पढ़ पाते तो इस वीडियो से बहुत लाभान्वित हो जाओगे, बेनिफिट उठा पाओगे। चलते आगे। सबसे पहले जो मैं टॉपिक की बात करूंगा कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए थे इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के, उसमें जो कंडीशन दी हुई है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसके हिसाब से हम देखें तो प्रोबेबिलिटी की 22 फॉर्म है, टोटल प्रोबेबिलिटी है और सिंपल प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है। हम सब जानते हैं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो पी होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो मेन कंसेप्ट था याद होगा आप सबको, कहां से शुरू करना है हमें, मैंने आप सबको बताया था पी ई अपॉन एफ से, या हम बात करें ए अपॉन बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें प्रायिकता निकालनी है घटना ए के घटने की, लेकिन साथ में कौन सी घटना भी घट रही है, बी भी घट रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम चलें तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए, सिंपल प्रोबेबिलिटी में नहीं लूंगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी आप सब जानते हैं, बहुत 10th क्लास में पढ़ लिया है आपने। तो जो मेन कंसेप्ट है वो मैं लेके चल रहा हूं। तो पी ए अपॉन बी हमारा होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये इंटरसेक्शन भी वो घटनाएं हैं जो दोनों में कॉमन होंगी। फ्रेंड, इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं काफी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, पहले मैं टॉपिक आपको रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद हम चलते हैं तो गुणन। जो गुणन था, दोनों घटनाओं का जो गुणन है, आप जानते हो पी ए इंटू पी बी, वो हमने लिखा था पी ए इंटरसेक्शन बी की। हम ये दोनों बात इसलिए कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट यहीं से बना हुआ है। बिल्कुल, हम ये जानते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। दोनों स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घट रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, एक घटना के घटने से दूसरी पर फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि हम ऊपर की बात करें तो यदि हम यहीं से जोड़ दें इस कंसेप्ट को, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, वो कह रहा है पहले बी घटना हुई है और ए बी के घटने के बाद हुई है। ठीक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और मुझे 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो यहाँ कंडीशन होगी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, या हम स्थानांतरित कर दें कार्ड को या नहीं करें। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात यदि हम करते हैं तो फ्रेंड, पहला कार्ड निकालने, पहला ब्लैक कार्ड निकालने की जो प्रायिकता है वो 26/52 है और दूसरा 25/51। ये कंसेप्चुअल है। हम आगे चले, इसमें आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा और धीरे धीरे हम इनमें आगे बढ़ते जाएंगे और छोटी छोटी चीजों को लेते रहेंगे। फ्रेंड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए क्या होगा, इनका जो इंटरसेक्शन भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी जो होगा पी इंटू पी बी के इक्वल होगा। पूछ सकता है कि आपको 2 घटनाएं दे दी जाए और आपको वो पूछ ले कि भाई ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप इजीली जज कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैं बता देता हूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि योग होता है वहां ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ये इंटरसेक्शन बी जब 0 हो जाए तब हम कह सकते हैं कि दोनों घटनाएं अवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फ्रेंड देखिए सिंपल इवेंट क्या होती है, सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये अभी डिस्कस नहीं करा सकता, ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका हूँ इन सब चीजों के बारे में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक ही बात बोलूंगा, प्लीज यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज मोटिवेट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और सही बताऊं तो मोटिवेशन ही जो है हम दोनों को आपस में जोड़ रही है। मैं आपको यहाँ से मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मोटिवेट कर रहे हैं, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। इसके बाद हम चलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होती हैं, मतलब मैं कहूँ कि सभी इवेंट्स का कलेक्शन जो होता है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, यदि बहुत सारी इवेंट मिलके पूरा सैंपल स्पेस तैयार कर दें, पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस तैयार कर दें, तब हम उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड्स, हम ये बात कर लें कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बहुत सारी इवेंट हो सकती है, मैंने सी तक ले लिया है, तो पी एस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो इवेंट है पी एस अपॉन पी एस बन जाता है, ये 1 बन जाता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हम बोल देते हैं फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो निश्चेष घटनाएं बोलते हैं, निश्चेष घटनाएं हिंदी में बोल देते हैं, कुल स्थितियां बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद हम सब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि डिपेंडेंट कौन सी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे के घटित होने से एक दूसरे पर फर्क नहीं करती हैं। कुछ घटनाएं आश्रित होती हैं, डिपेंडेंट इवेंट होती हैं। उसके बाद हम यदि आगे चले कंपाउंड इवेंट, आप जानते हैं कि एक सैंपल स्पेस के अंदर ही 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, तो वो कंपाउंड इवेंट्स हैं, और वो मिश्र घटनाएं होती हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं भी आपको 7 से 8 या 10 क्वेश्चन करीब कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे वहां पर। फिर एक जो हमारा कंसेप्ट बनता है फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कम से कम वाला, कम से कम घटनाओं का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कम से कम घटनाएं, कम से कम, ये वर्ड बहुत मैटर करेगा, और इसको मैं बता देता हूँ, एटलिस्ट बोलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी समझ जाएंगे इस बात को। एटलिस्ट है कम से कम ए और बी सेलेक्ट, कम से कम ऐसा होता है कि 2 घटनाएं मेरे पास पी ए पी बी या माने पी सी, और वो कहता है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र है पूरी तरह, और वो कहता है कि सबने अलग अलग टास्क किए हैं, किसी ने कुछ प्रोबेबिलिटी लिया, किसी ने कुछ प्रोबेबिलिटी ली, किसी ने कुछ, लेकिन ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो वो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किसी प्रॉब्लम को यदि वो मिलकर सॉल्व करें तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो एटलीस्ट है कि कम से कम एक प्रॉब्लम तो उनसे सॉल्व हो, तो कम से कम एक का मतलब क्या है, सारी भी हो सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बन जाता है ए यूनियन बी, यूनियन सी भी हो सकता है, बस मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके लिए आप जा सकते हो पी ए डैश इंटू पी बी डैश, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। आप जानते हैं कि ये ए यूनियन बी है, और ये ए यूनियन बी जो है आपका होता है, इस पर क्वेश्चन भी बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये दोनों हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं। सर अब आपने 3 लिखवाए थे, 3 के लिए क्या बन जाएगा, आई होप कि 3 से बड़ा नहीं आएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका। स्टूडेंट एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, देखिए यदि मैं बात करूं कि ए और बी आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको बताता हूं ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगी, ए एंड बी डैश इज आल्सो इंडिपेंडेंट। यदि हम इसके लिए बना लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज नीचे भी चला जाएगा। देखिए ये बिल्कुल वही चीज है कि मैंने कहा दोनों मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर मैंने कहा कि कोई एक सक्सेस होता है, एक फेल हो जाता है, मतलब उनमें से कोई एक सक्सेस हो, जब उनमें से कोई एक सक्सेस होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, एक बार ए को मैं सक्सेस मानूंगा, मेरा बी फेल हो गया, प्लस एक बार मैं बी को सक्सेस मानूंगा तो मेरा ए फेल हो जाएगा, कुछ ऐसे ही है ना। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरसेक्शन का साइन है, ए और बी बोथ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो डेफिनेट क्या होगा, ए एंड बी डैश इज आल्सो
इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं रहेंगी, ऐसा बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास में दिया हुआ है। इसके ऊपर जो थ्योरम है, अभी वो थ्योरम कराने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी आप पिछली वीडियोस देख लोगे तो शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये कंसेप्ट आपका बन जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको सीधा सिंपल बताता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी खुद भी तैयार किए हुए हैं, पिछले 15 सालों से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी खुद की अपनी लैंग्वेज में है, कोई बुक की नॉलेज नहीं है कि भाई आप बुक के हिसाब से आप इन्हें रटवाओ। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कि दिलो दिमाग में आप ऐसे उतार लो कि जैसे व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं ना, बिल्कुल वो फंडा होना चाहिए। प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स यदि आपको आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था बाइस थ्योरम का। देखिए बाइस थ्योरम में जो क्वेश्चन बनता है उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, P1 और जो बड़ा P और छोटा P का रिलेशन बनाया था। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, प्रोबेबिलिटी की, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 ही वीडियोस हैं। यदि आप उन्हें देख लेंगे बाइस थ्योरम की थ्योरम को और उस पर रिस्पॉन्स भी मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छा आ रहा है। प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि जितने बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देख के जाएंगे तो शायद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। अभी हमारे 2 छोटे छोटे कंसेप्ट और भी रह रहे हैं, बाइस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल में, दोनों को डिफाइन करने के बाद आपको न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आने वाला हूँ, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलो, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स तो लिखते रहना यार। चलो अब आगे चलते हैं। मैं बोल रहा था आपसे बाइस थ्योरम के बारे में। हमने 2 घटनाओं को कुछ इस तरह से जोड़ लिया, याद होगा आपको मैंने इसका एक पैटर्न समझाया था। और प्लीज लाइक भी करते रहे यार, कमेंट्स तो करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि जो आपके और भाई भी हैं जो एग्जाम दे रहे हो और आगे भी फ्यूचर में एग्जाम दें उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो देखो मैंने उस दिन आपको समझाया था, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा इसके लिए आपको कि एक सैंपल स्पेस के अंदर कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स घट गई हमारी, कुछ एलिमेंट्री, मैंने ई से समझाया था आपको वो क्वेश्चन, सर ये E1 है, ये E2 है, E3 है, E4 है, ठीक, लेकिन एक इवेंट ऐसी आती है जो सबसे कॉमन हो जाती है। ठीक, ये जो इवेंट है एक, ये कब हुई? जब हमारी E1, E2, E3, E4 घटनाएं घट गई है। जैसे मैं कहता हूं कि ये बोला जाता है कि नॉर्मली एक इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ ड्राइवर्स का या गाड़ियों का जो है इंश्योरेंस करती है, लेकिन वो किस बिहाफ पे इंश्योरेंस कर रही है आप सबको पता होगा कि एक एक्सीडेंटल बीमा का जो रिटर्न होता है, अब वो ये भी जानते हैं। तो वो ये कह देता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कुछ गाड़ियों का बीमा करती है, उसके बाद उसकी एक्सीडेंटल हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तो वो ट्रक ड्राइवर हो, वो स्कूटर ड्राइवर हो, मतलब 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या कार्स हो, तो उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ जो एक्सीडेंटल बीमा की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस हुए कितने हैं, किस व्हीकल का कितना इंश्योरेंस हो रहा है, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले जो घटना घटी है वो E1, E2, E3, E4 की, मैंने आपको एक कॉइन वाला क्वेश्चन समझाया था उसमें, है ना। तो ये जो घटनाएं हैं, छोटा P1 जो हमने लिया है, छोटा P जो लिया है, ये घटनाएं वो हैं जो बाद में घट रही है, और P1 हमारी कैपिटल वो है जो मेजर है, ये माइनर थी। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दी थी इसके लिए, बाइस थ्योरम के लिए, कि सर वहां केवल इतना कर लेना P/P1, फिर यहाँ पर P1, P2, P2 और P3। कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा आपको डेफिनेट करा दूं, आपको भी मजा आएगा करने में। ये 3 बार भी आएगा, मत सोचना कि मैं 3 इवेंट लिए तो 3 ही आ सकती हैं, 3 नहीं है तो भी चल जाएगा, कुछ और भी आ सकता है, तो 4 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। 2 पर तो कम से कम मुझे पता है कि क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल क्या था, मैंने लास्ट ही वीडियो बनाई थी इसके, और मैं बताऊं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चला उसका। आपके लाइक्स तो खैर आए, लेकिन कमेंट्स भी उस पर आ रहे हैं और व्यूज भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग देख रहे हैं, तो मैं कम से कम उनसे मोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक, अब हम आगे चलते तो रैंडम वेरिएबल जो है ना, रैंडम वेरिएबल वो आपको बताया था कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं किसी इवेंट के घटने के, उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि
कॉइन टॉस 4 टाइम्स, तो डेफिनेटली जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, मैंने एक चीज बताई कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट कितने टाइम हुआ है, कॉइन को कितने बार उछाला गया है, 4 बार उछाला गया है, तो जो वेरिएबल होंगे वो मेरे 5 बनेंगे। कहां से, 0 1 2 3 4, तो सर ठीक है 0 1 2 3 4। अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, कौन सी दो इवेंट्स हैं जो घटेंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब एक कॉइन को हम बात करें कि 4 बार उछाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों हेड आ जाए, एक हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए, 4 हेड आए। तो ये जो एक सैंपल स्पेस बनना था ना, उसके अंदर जो इवेंट है, जो उसके अंदर ट्रायल्स आने वाले घटना घटेगी ना, उसको हमने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में ब्रेक कर दिया कि सर हमारे पास जो इवेंट आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ हेड होगा वो 0 भी हो सकता है। तो 0 का मतलब हो गया हमारे पास टेल 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 ही आएगा। फिर हेड की बात करें तो वो कहता है 1 हेड हो जाएगा और हमारे पास 3 टेल हो जाएंगे। फिर फैक्ट है कि यदि मेरे पास एक हेड आएगा तो 3 टेल होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कुछ इस तरह से एच टी टी टी, ये बन सकती है टी एच टी 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 एच टी, और एक और बनेगा टी टी एच, कुछ ऐसा बनना चाहिए ना, ठीक। तो इस तरह से मुझे इवेंट है जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे आपको समझाने हैं वो यहाँ से तैयार हो गए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, शॉर्ट ट्रिक मैं पेपर के अंदर बताऊंगा। अब हम आगे चलेंगे, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि आपको पहला न्यूमेरिकल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। गौरव और सौरभ 70% और 80% घटनाओं का सच वर्णन करते हैं, क्या संभावना है कि दोनों एक ही वर्णन करें। फ्रेंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डेफिनेटली चांसेस है कि बन जाएगा। तो जो गौरव है वो 70% सच बोल रहा है, और जो सौरभ है वो हमारा 80% सच बोल रहा है। वो कह रहा है कि दोनों के दोनों एक जैसा ही बोले, दोनों ही एक जैसा बोले, तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या करोगे, बोलो बेटा। दोनों के दोनों क्या करना चाहेंगे, सच बोलना चाहेंगे। देखो सीधा सिंपल है भाई, दोनों के दोनों सच बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखो सबसे पहले इनके सच नहीं बोलने की प्रायिकता निकालेंगे, जी डैश, तो 1 - 70/100, यहाँ पे हमारा एस डैश हो जाएगा। सौरभ भी सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोलेगा, 1 - 80/100। अब वो दोनों के दोनों सच बोलेंगे तो फैक्ट है कि दोनों के दोनों सच बोल रहे थे, गौरव और सौरभ दोनों सच बोल रहे हैं, या दोनों के दोनों क्या बोलेंगे, डिफरेंट बोलेंगे, झूठ बोल देंगे। तो ये बन जाएगा पीजी इंटू पी एस प्लस पी जी डैश इंटू पी एस डैश। समझ में आ गया होगा सबके। अब तो देखिए 70 इंटू ये बनेगा आपका 30 यहाँ जाते हैं 80/100 प्लस यहाँ बात करें पी जी डैश की, तो आप सभी जानते हैं क्या बन जाएगा 30/100 इंटू ये हमारा आ जाएगा 20/100। तो फ्रेंड ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, कटिंग कटिंग नहीं करनी है आपको, दोनों काट देंगे, यहाँ पे एक कैंसिल होंगे, दोनों जीरो, और ये हो जाएगा हमारा 56/100 प्लस 6/100, और ये हमारा फाइनल आ जाएगा 62/100। तो इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 31/50 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। यदि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि एक बार में एक ही सही बोलेगा, देखो मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ, यदि हम यहाँ बोल दें कि एक ही सच बोलेगा तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बनती, पी जी डैश इंटरसेक्शन एस प्लस एस डैश इंटरसेक्शन जी। ये ध्यान रखना, कॉमन है, पक्का पूछा जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ 99% क्वेश्चनों को बनना ही है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन और लिखा है पर 3 सिक्कों के उछाल में 3 चित आने की संभावना है। 3 सिक्कों की उछाल में 3 चित आने की संभावना है। चित क्या होता है सब जानते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा 1/8 हो जाएगा, इजी है, ओके, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से क्लियर है, सबको मैंने सिखाया था। 3 बार सिक्का उछाल रहे हो, कुछ ऐसे आउटकम बन जाएंगे यार, बनवा रहे हो मुझसे, अब तो सीख गए हो आप, ठीक है। तो 3 चित आने की संभावनाएं खुद दिख रही होंगी आपको, लगातार 3 आ जाएंगे, कम से कम कहता तो एक अलग चीज है,
एटमोस्ट कहता तो अलग चीज है। रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन में पक्का कराऊंगा, अभी आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, ऐसे में मीन पूछ ले, मैंने कहा कि एक सिक्के को 3 बार उछालना है और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी हेड आने के लिए हमें मीन निकालना है। गौर से ध्यान देना। ठीक, तो मैंने आपको समझाया था, अब तो क्वेश्चन हमारा चला गया, यहाँ पर मैं उसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ कि उसमें ही हमें मीन निकालना है। तब हम क्या करते हैं, यादों का मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, क्या होता है जल्दी बोलो यार, एलपी, ये माध्य निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में, मीन जिसे आप बोलते हो, और ये एक्स से रिप्रेजेंट भी करते हैं। पूछ ले कि ए एक्स क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, माध्य होता है। नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार टॉस हुआ था, 3 बार। जो पी है वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/2, देन 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। यदि हम बात करें वेरिएंस की, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, वेरिएंस क्या हो जाएगा, एनपीक्यू। क्यू क्या है, पी हमारी घटना घटने की संभावना है, क्यू हमारी घटना ना घटने की संभावना है, तो ये भी 3 × 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4। और यदि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालना है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सब कर लोगे, मुझे पता है ये सब पढ़ चुके हो, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूं। यार रटना मत, बस एक ही बात करो, रटना मत, समझ के जाना, याद रह जाएगा, और शायद अगले एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। मुझे रटाना नहीं आता है बच्चों को। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने थोड़ा लेट वीडियो बनाना शुरू करा था, तो जो बच्चे मेरे से जुड़े उनके लिए थैंक्स मैं बोलूँगा बार बार। काफ़ी कमेंट्स किए, स्पेशली मेरी वो जो कट ऑफ वाली वीडियोस थी। फ्रेंड्स, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए वो जो थी कट ऑफ जो मैंने बनाई थी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। मैंने वो प्रीवियस डाटा को बना के बोला था। काफ़ी कमेंट्स आए कि सर 80+ जाएगी, 132 जाएगी, 135। देखिए डेफिनेट है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 जो हमारी सीट है वो 62 है। ठीक, तो डेफिनेट है कि ये जितने फॉर्म हमने भरे हैं उसके हिसाब से तो कट ऑफ बहुत हाई आने वाली है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है, मैं आज भी बोलूंगा, वो वीडियो केवल मेरे उन भाइयों के लिए थी जो एक प्लानिंग करते हैं ना। देखिए हम मैंने उस टाइम भी एक बात क्लियर कर दी थी, जब हम 11th-12th का पेपर दे रहे होते हैं तो इतना बड़ा काम नहीं होता है। वहाँ तो पता है कि स्कोर 100 में से 99 भी आ जाएगा, 95 भी आ जाएगा, कोई मैटर नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन था, तो एक गाइडेंस के लिए। और मैंने वहाँ पे आपको एक जो वेटेज दिया था ना 75 का, वो भी 112 नंबर है। और मैं आपको डेफिनेट बता रहा हूँ, ये मैथ्स वाला पोर्शन है ना, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। क्यों, यदि ये हल्का सा भी टफ आ गया ना, हल्का सा भी टफ आ गया, तो ये जो है रिदम बिगाड़ देगा इस कट ऑफ को। वो जो कट ऑफ हम बोल रहे हैं ना 80% जा सकती है या इतनी जा सकती है, वो जाएगी ऊपर से। आप जानते हो राजस्थान का जीके, ठीक है, जो भाई यहाँ के हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि हम वो भी कभी कभी सोचते हैं कि बहुत बड़ी जीके, मेरी उनसे पर्सनली बात होती है कि सुनील जी बहुत बड़ी जीके है राजस्थान की, तो यार फैक्ट है, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ ये बात है कि सीटें कम है तो डेफिनेटली सिलेक्शन 33,000 34,000 सीटों में जो 62 बंदे सेलेक्ट होने थे, यूनिक बंदे होंगे वो। ठीक, लेकिन सब कर्म करो यार, फल की इच्छा मत करो, लगे रहो। ठीक, अब आप आगे चल रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक बंदूकधारी द्वारा एक निशाने में लक्ष्य भेजने की प्रायिकता 0.4 है। तो पहले बोल दिया कि एक जो शूटर है ना, वो उसकी प्रायिकता है निशाने भेजने की 0.4। तो वो कह रहा है कम से कम एक बार लक्ष्य भेजने की प्रायिकता क्या होगी, 4 बार में से कम एक बार लक्ष्य है। याद करो मैंने क्या बताया था, देखो n = 4 है। ठीक, इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको, वहां पे इतना टाइम नहीं लोगे आप। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या बनेंगे, गौर करो, या तो 0 1 2 3 4 5 बनेंगे। अब वो कह रहा है कम से कम एक बार, तो कम से कम वो कहना चाह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से बड़ी होगी। और याद होगा मैंने आपको समझाया था कि समीशन ऑफ px कितना होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है हमारी, तो 1 - p 0 निकाल देंगे। तो 1 अब याद करो आप, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, p + q की होल पावर n = NCR। p की पावर हमारी क्या होती है, r होती है, और q - r होता है। तो उसी फॉर्मूले को हम आगे चलाएंगे। NCR 4 में से 0, और सॉरी यहाँ पे r नहीं आएगा, r यहाँ आ जाएगा, n - r यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर, हम सही थे वहां पर यार,
तो हम पहले ही लिखते हैं n माइनस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा q की पावर 4, p हमारा 0 हो गया, लिख देता हूं मैं। ठीक, तो यहां सब जानते हैं, सबने को ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एनसीआर वाला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख लीजिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शायद वीडियो पढ़ी हो तो आप देख सकते हैं। n फैक्टोरियल ये मिल जाएगा आपको, तो आप यहाँ पर देखें गौर से, तो 4c0 यार रटने की जरूरत नहीं है, वही होता है q 1/2 का होल 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस, अब सॉरी 1/2 नहीं बोलेंगे यहाँ पर, p की वैल्यू हमारी 0.4 है तो q की वैल्यू हो जाएगी 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 की होल पावर 4। तो आपको जैसे आंसर मिल जाएगा आप टिक कर दोगे भैया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये होता है आपका 1 माइनस 0.6 का पावर 4 करोगे तो 1296 आ जाएगा। ठीक है, फिर कब कर लेना इसे, दिख गया मुझे आंसर यहीं से साफ। ठीक है, चले आगे। अरे मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है? अब यही की बात करते हैं, यहां माध्य पूछ लेता तो भाई, यहां माध्य पूछ ले तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये माध्य हो जाएगा एनपी। तो कितनी टाइम करा था, 4 × 0.4, सीधी सी बात है, 1.6 आ जाएगा। और मैं बता दूं आपको डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर है तो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा वो इसी टाइप का पूछ सकता है। ठीक, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता P1 P2 P3 है, उनमें से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? याद है ना, अभी सिखाया था मैंने, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1 माइनस PA डैश PB डैश और PC डैश। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा से। घटना घटने की प्रायिकता दी हुई है आपको, PA आपको दिया है P1, राइट, गुड। PB आपको दिया है P2 और PC आपको दिया है P3। ये घटना घटने की प्रायिकता है, तो यदि PA डैश की बात करें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 और 1 माइनस P3। तो फ्रेंड्स बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आप करेक्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तो देखिए आप प्लीज, मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि तैयार करके जाना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चनों के बिना, जो बेसिक कंसेप्ट के बिना ना क्वेश्चन होने बहुत मुश्किल है। मैं आप सबको एक बार ये जरूर बताऊंगा कि जितना भी आप बेसिक्स पर जाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरा बंटन दिया हुआ है, एक यादृच्छिक चर के संभावित बटन नियम अनुसार, तो वो पूरा बटन आपको दिया होगा यहाँ पे, देखो आप सामने स्क्रीन पर दिखेगा आपको क्वेश्चन, दिख गया? ठीक, अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 दी हुई है, x की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है। मैंने सब हर चीजों को छोड़ो, टाइम नहीं देना एग्जाम में, विद इन 1 मिनट आपको क्वेश्चन पूरा करना है। तो आपको मैंने समझाया था कि इस तरह से यदि आपको एक बंटन दिया हुआ है, बटन पूरा दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भैया इतनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो दिक्कत मत देना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि 0 के लिए ये प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यदि हम बात करें यहाँ पर समीशन 1 होता है, सबको जोड़ दो यार नीचे वालों को, कहां से कहां तक है, 0 से 7 तक जाना है, तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k। वैसे तो बता दूं मैं, ये क्वेश्चन इतना इजी है आपको बता दूं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे तो आंसर भी याद है, k की वैल्यू 1/10 आती है। देखिए जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं ना या आरबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए और ढंग से पढ़ाए ना उन्होंने, यार मजाक की बात नहीं है, ढंग से पढ़ाए ना, वो पहचान लेंगे कि कहां से क्वेश्चन है। सबको जोड़ दो और मेरे हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी 10k² प्लस 10k तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 9 बनना चाहिए था यहाँ पर, 2 बिल्कुल 9 आ जाएगा और ये प्लस 1। अब फैक्टर कर लेने हैं, 10 × 10 सब जानते हैं क्या बन जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर ये देख लेना, तो k की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। अच्छा इसमें एक चीज और भी, ट्रिक भी है, वो कहता है कि p की वैल्यू x से छोटी हो, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 ये हमारा 0 था, 0 के लिए k था ना ये 0 था, 1 2 3 4 5 6, तो भैया इधर की वैल्यू जोड़ के ना k की वैल्यू पुट कर देना।
वो कहता है, आप ऐसे समझ लीजिए, वो कहता है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया 3 के, तो आंसर कितना आ गया 3/10। और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसा। अब आप ये कहोगे कि सर आप हर क्वेश्चनों के लिए ऐसे बोलोगे कि सर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, भैया जब आपने बोल दिया 20 क्वेश्चन आने तो क्या क्या दोगे। देखो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा यही चाह रहा हूँ कि बच्चे ध्यान रख लें, कुछ भी फंस जाए पेपर में। अब यार मेरे पास तो कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि पेपर मैं कहीं से भी आके दिखा दूँ, तो मेरा तो फर्ज है बच्चों को मोटिवेट कर करके इस तरह से क्वेश्चन कराना। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चले आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन याद होगा सबको, मैंने कराया था आपको। भैया लीप ईयर में और साधारण ईयर में कंफ्यूज मत होना। लीप ईयर में 2 दिन फालतू मिलते हैं, वहां पे किसी भी दिन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी दिन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 2/7, और साधारण वर्ष में 1/7। आप इतना कर लो, आप इतना कर लो। आगे फ्रेंड टॉपिक से पहले काम करेंगे, एक क्वेश्चन 22 तरह का, यार मैंने इतनी मेहनत करी थी उस टॉपिक के लिए, मैंने वीडियो भी बना दी थी, और मुझे लगता है कि छोटा मोटा क्वेश्चन तो बना सकते हैं वहां पर, तो प्लीज उस क्वेश्चन को कराना बनता है यार। चलो देखो, अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 3 व्यक्ति, एक राजनीतिज्ञ, एक सेवानिवृत्त और एक IAS अधिकारी है, और एक शिक्षाविद में से किसी एक के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए जाने की संभावनाएं दी हुई है। 35%, 25% और 40% है। इनके द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त होने पर उच्च स्तरीय शोध कार्य के प्रोत्साहन और संवर्धन की संभवित क्रमशः प्रायिकताएं 0.4, 0.8, 0.9 है। तो फ्रेंड हमें बताना कि नए कुलपति द्वारा शोध कार्य का संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल है। इसमें एक टोटल थ्योरम का है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। याद होगा मैंने आपको बताया था कि यदि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, कुछ कंडीशन ऐसी थी, याद होगा आपको, बताता हूँ आपको क्लियर, कि ये कुछ इवेंट्स हैं E1, E2, E3, E4, En, और इसके बाद मैंने बोला था कि एक इवेंट घटती है A, तो ये जो A इवेंट का सम होता है वो कुछ ऐसा होता है PE1 इंटू PA/E1, क्योंकि हमें पता है एक इसके घटने के बाद घटी है, E1 के बाद घटी है, PE2 इंटू PA/E2 कुछ इस तरह से चलता है। तो इसी क्वेश्चन को आप जो देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, उसी क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसी को मैं करा रहा हूँ। 3 व्यक्ति हैं, एक राजनीतिज्ञ, एक सेवानिवृत्त, एक IAS अधिकारी और एक शिक्षाविद में से किसी एक के सेवानिवृत्त होने की कंडीशन आ गई है फ्रेंड्स। चले हम आगे। 3 है, सॉरी ये 3 है, ये मुझे लगा कि 4 होंगे, 3 है ये। ठीक है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, 3 है ये, 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में एक फालतू कर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, 3 है यहाँ पर। चलो आगे, चलो ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे जो मैं कैपिटल P वगैरह लेट करता हूँ उससे भी करा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली घटना है कि जो बंदा कुलपति बनेगा उनके चांसेस क्या है, अलग अलग चांसेस हैं, किसी पॉलिटिक्स के, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के और शिक्षाविद के। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने जो सेवानिवृत्त था उसे एक समझ लिया था, वो सेवानिवृत्त अधिकारी है। तो ऐसा होता है ना कि कर्नल जो होते हैं वो अधिकतर कुलपति बन जाते हैं, तो वो सेवानिवृत्त अधिकारी तो होते हैं। ठीक, चलते हैं यार आगे की तरफ। PE1 जो है वो हमारा 35% है, PE2 जो है वो हमारा कितना है 25% दिया हुआ है, आप देख लो ऊपर एक बार। और PE3 कितना है हमारा 40% है। इसको मैं कैपिटल P बोलता हूँ भाई, कैपिटल P। याद होगा बेस थ्योरम में जब जरूरत पड़ेगी। अब वो कहते हैं यदि ये तीनों सिलेक्ट हो जाते हैं तो कौन सा बंदा कितना शोध कार्य में, रिसर्च वर्क में ध्यान देगा, मतलब कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, समझ लो ना क्वेश्चन क्या है कि जो ये शोध कार्य वाली घटना है ना, कुछ स्तरीय शोध कार्य प्रोत्साहन मोटिवेशन, ये कब होगा। इन्होंने सबने बता दिया कि मैं सिलेक्ट होता हूं तो 0.4, दूसरा कहता है मैं सिलेक्ट होता हूं तो 0.8, और मैं दूसरा कहता है कि मैं सिलेक्ट होता हूं 0.9% चांसेस बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये जो घटना है ना ए उच्च स्तरीय रिसर्च की, मतलब जो वो कह रहा है ना कि हम स्तर बढ़ा लेंगे किसका, रिसर्च का, वो कब है, ये तीनों ने कमिटमेंट कर दिया है। ठीक, तो वो जो घटना है बाद में घट रही है तो उसे हम बोल देते हैं PA/E1 कितनी बता रहे हैं 0.4, इसके बाद है PA/E2, इसके बाद है 0. मेरे हिसाब से 8 है बेटा,
और PA/E3 आपका 0.9 है, इसको मैं बोल देता हूँ P1, छोटा P1 बोलते याद है आपको ना, और इसको P3। तो ये सिखाया ना मैंने अभी, यहाँ पे टोटल सम ऑफ प्रॉपर्टी निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका इनटू इससे करना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इनटू इससे करेंगे, देन 35/100 इनटू 0.4 अपॉन कुछ नहीं आएगा, 0.4 अपॉन समथिंग कुछ भी नहीं आएगा, फिर हम 25 इंटू 0.8 और फिर हमारा 40/100 इंटू कितना हो जाएगा 0.9। सबको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। यदि वो कहता है कि यदि कुलपति, वो कहता है कि नए कुलपति द्वारा शोध का संवर्धन किया जाएगा, यदि वो कुलपति कौन है, हमारा राजनीतिक क्या हो जाए, राजनीतिक क्या हो जाए, तो हमारी बेस टर्म क्या कहती है कि हमें निकालना है P(E1/A), तो कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू आएगी ना ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और 35/100 इंटू 0.4, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम पूरी की पूरी नीचे ले लेंगे इसको सॉल्व करके, जिसका आंसर हमारा 0.7 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो फ्रेंड बेस फॉर्म पे क्वेश्चन बनने वाला है, फैक्ट है, डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को रीड करना अपने आप में एक आर्ट होती है। यदि क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो समझ लो 60-70% आप क्वेश्चन वहां खत्म कर चुके हो। टाइम पूरा लेना, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ आपको कि 3 घंटे का जो टाइम है ना पूरा यूटिलाइज कर दो यार, छूट रहना चाहिए। कोई यार आके ये ना कहे कि यार मेरे से ये गलत हो गया है, ठीक। तो अब प्रोबेबिलिटी में इतना ही रखेंगे। आप बाकी कंसेप्ट रीड करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। प्लीज मैं यही कहूँगा, मोटिवेशन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी बहुत जरूरत है, मुझे भी बहुत जरूरत है, आगे भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक अब लेके आ रहा हूँ वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो हमने पहले पढ़ा था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको जो लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अब हम लॉगरिथम की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं जो टॉपिक कंसेप्चुअल लेके चलूँगा, क्वेश्चन भी होगा साथ में, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट के रूप में मैंने बना लिया है। जैसे विच इज़ कुछ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कुछ भाई जो है ना मेरे वो बड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के यार लॉगरिथम में ना a+b और ab ये होता है यार, फैक्ट है ये, उनके साथ ये नहीं है। जब हमने सीखा था तो शायद हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो है। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी क्योंकि डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी है, प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ आप। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लॉगरिथम से लेने वाला हूँ, विच इज़ करेक्ट। अरे भाई छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, मतलब कम लिखूंगा, स्टेटमेंट है यहाँ पे विच इज़ द, आप समझ जाओगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वहाँ पे जब आएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो है log 10 की बेस में 10 = 1। द सेकेंड वन इज 2 + 3 क्या इक्वल है log 2 + log 3 के। जो थर्ड वन है हमारा वो है आपका log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3। और जो फोर्थ वन है वो है हमारा log 10 1 = 0। तो बेटा यहाँ पे एक चीज चेंज कर लेंगे, विच इज द स्टेटमेंट इज, विच स्टेट इज इनकरेक्ट, ठीक। ये है हमारा टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ और मैं भगवान से उम्मीद कर रहा हूँ यही क्वेश्चन निकाल दो यार, मतलब ऐसा तो बन ही जाए ना। और मैं आपको बता दूं यदि लॉगरिथम उन्होंने डाला है तो पक्का 4 क्वेश्चन तैयार होंगे अब हमारे यहाँ से। तो देखो पहला वाला है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद करो कि यदि बेस हमारा सेम है तो आप सभी जानते हो यार कि 1 होता है, क्योंकि 10 की पावर 1 = 10 ही तो होता है, यहीं से तो लॉग बना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो सर जी ये हमारा क्लियर है कि पहला वाला तो हमारा करेक्ट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, करेक्ट है। फिर हम आगे चलते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, सीधे फोर्थ पर आते हैं। तो सर हम जानते हैं 10 की पावर 0 1 होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। किसी भी बेस के लिए यदि वैल्यू 1 आ रही है तो मान लो कि log 1 क्या है, सॉरी log 1 यहाँ पे ध्यान दो यार थोड़ा, log 1 क्या है 0 है, बोलते हैं डेरिवेटिव में तो खूब करा है हमने, और ये चीज़ें आती हैं डेरिवेटिव के अंदर भी पूछ लेता है, ठीक। तो ये वाला भी करेक्ट है। तो ये 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब डाउट किस में है, सेकंड और थर्ड में है। तो यदि सेकंड वाले को देखें और थर्ड वाले को, तो यार सिमिलर है,
लेकिन कुछ चेंज है, वो देखो क्या है। यदि मैं यहाँ पे सम करूँ इसका तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 × 2 + 3, ये हो जाएगा मेरा log 6। देखो जो ट्रिक है ना वो इन दोनों क्वेश्चनों में ही है, गौर से देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ट्रिक जो है ना इन दोनों क्वेश्चनों में ही है, वो तो है करेक्ट। अब इन दोनों में देखना कि कौन सा करेक्ट है, एक इनकरेक्ट निकल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 log 6, जिसे हम बोलेंगे 1 × 2 × 3, और हम बना देंगे प्रॉपर्टी m × n × p, तो log m और log p, तो ये बन जाएगा log 1 log 2 log 3। ये भी करेक्ट है और ये जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स देखिए तीनों में हमने तीनों अलग अलग कंसेप्ट पढ़े हैं, बिल्कुल कंफ्यूज। यहाँ 5 बन रहा था और मैंने आपको एक कंडीशन बताई, log 5 की वैल्यू कभी log 2 + log 3 के इक्वल नहीं होती है। प्रीवियस वीडियो मेरी लॉगरिथम की देख लो, और बहुत धांसू रिस्पॉन्स जा रहा है उस लॉगरिथम वाली वीडियो पर। यदि बताओ ना तो वो मेरी टॉप 10 में चल रही है वीडियो। तो चले आगे क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखो आप कहोगे कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप नहीं करा रहे, लेकिन पता है क्या, बड़े बड़े क्वेश्चनों में बात मजा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चनों पे अटकते हैं। बड़े क्वेश्चन में टॉपर से पूछ लो भाई कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो टॉपर्स बच्चे पता क्या बोलते हैं, टॉपर्स बच्चों का क्या कहना है कि यार जो बड़े हैं ना वो तो हो जाते हैं। टॉपर्स का हमेशा कहना कि बड़े तो हो जाते हैं, छोटे वाले दिक्कत करते हैं, 1-1 नंबर वाले। तो वो अब हमें 1-1 नंबर वाले काम करना है ना? तो ये लिखा हुआ है तो याद होगा आपको, ये भी बहुत सिंपल है ना? ये आप सेकंड क्वेश्चन मान लो। तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये मान लूँ कि इसे लिख लूँ log 8 की पावर हाफ, ये log 8 और पावर आगे आ जाती है सर जी। कुछ याद आया? और यार एक बात और ध्यान रख लो, दोनों का बेस सेम है, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 8 और 8, तो ये 1 हो गया, तो 1/2 यहाँ भी आ गया, यहाँ पे log 2 से log 2 काट दो। कितनी इजी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ यार आपको। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि log 27 की वैल्यू मैंने दे दी है आपको, भैया लिख लो 1.43। मतलब वैल्यू देखनी नहीं है, टेबल नहीं दे रहा है, वो कह रहा है log 27 की वैल्यू दे रहा हूँ, और आपसे कह रहा है कि log 9 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क कर दिया इसे इसने, तो यहीं से बात कर लें, ये हमारी हेल्प करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 का क्यूब, जो अभी है 1.31 और 3 log 3। तो भैया log 3 = हो जाएगा 1.31/3। अब ये कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा, जल्दी बोल दो यार। 2 से इधर उधर इंटू कर दो फटाफट से, तो ये बन जाएगा 2 log 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना अपने आप, तो ये बन गया log 9। जल्दी से ऑप्शन देख लेना वहाँ पर कौन सा आएगा, और फटाफट से, मैंने आंसर नहीं बताऊंगा, अपने आप सॉल्व कर लेना घर पर आओ। ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं। और 81 की पूछता तो भी इजी था, अब दिक्कत नहीं है इसमें, 3 की पावर 4 कर देते, राइट। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अपना है 4th लेते हैं। कहता है कि log a/b + log b/a = log a + b। 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको, कह देगा कौन सा बनेगा, a + b = 1, a - b = 1, a² - b² = 1, और एक ले लो आप a = b। भैया देख लो चारों में से कौन सा क्लिक करोगे, कौन से पे मन जा रहा है आपका। तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना, गलत हो जाएगा सारा वहाँ पे। थोड़ा टाइम ले लो, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, log इंटू की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे प्लस दिख जाए इंटू बना दो log को, क्योंकि log जब ही लगा था जब चीज़ें क्या थी, इंटू में थी। सीधा सिंपल क्वेश्चन है। 1 = मैं मान लेता हूँ a + b, क्योंकि दोनों तरफ log आ रहा है, वो log चेंज हो जाएगा। ठीक, तो a + b = 1 फाइनल हो गया हमारा। चलो चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, परसों पेपर है भाई। 0.3010 किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है 10 के बेस में। मैंने उस दिन भी बताया था, पिछली वीडियो देख लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार अभी टाइम है हमारे पास, 48 आवर से ज़्यादा हैं, कर लो यार। अब पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ये 2 के बेस में 10 की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने यहाँ पर। कंफ्यूज हो जाओगे यदि हौच पौच करते हो ना दिमाग को, यार ये कैसे होगा, जल्दी घबरा जाते हो। पेशेंस रखो, मैथ्स हमेशा पेशेंस का नाम है, पेशेंस रखोगे दिक्कत नहीं आने वाली है। विवेक बना के चलो, ठीक है। दिमाग में ये मत डाल लेना कि यार ये क्या आ गया क्वेश्चन, सर ने ये सिखाया था। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, a/b = हम लिख सकते हैं log b/a। क्या कर दिया मैंने, बेस को चेंज कर दिया। क्या मैं यहाँ नहीं कर सकता था, बिल्कुल कर सकता हूँ। log 2 के बेस में 10 को 1/log
10 टू 0.3010, 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, बाकी सॉल्व कर लेना। जो पूरा आंसर आ रहा होगा मेरे हिसाब से इतना ही दिखा देगा, वो इतना चालाक नहीं है कि आपसे ज़्यादा जाए आगे। 1000/301 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉगरिथम के सारे टॉपिक्स में इस तरह से ले रहा हूँ बेटा जिसमें आपके क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और आप जो है मुझे मोटिवेट करते रहना। बार बार बोल रहा हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पटवारी का पेपर आगे है। जैसा रिस्पॉन्स यहाँ दोगे ना, ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। log 10 के बेस में 5 आ गया, log 10 के बेस में 5 + x दे रहा है। देखो इसके क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद निकाले हैं, किसी बुक से नहीं लेकर मैंने खुद ही ये सोचा कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएं। मान लो ये तो कहोगे कि सर आपने लाए तो मैं लाया तो बुक से ही हूँ, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, एक पर्टिकुलर बुक से नहीं उठाए हैं। तो आप खुद देख रहे हो मैं क्वेश्चन खुद लिख रहा हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन फंसे। देखो ये लिखा हुआ है सबका बेस 10 है, सबका मालिक एक ही है ना। तो यहाँ log 1, अब देखो फोकस करें तो यार इसको तो हम इजीली कर लेंगे। 5 × 5 + x ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो हो गया हमारा काम। अब एक तरीका ये है कि यार हम इसे इधर लेके आए, क्यों लंबा करें, हमने पढ़ा हुआ है log 10x + 5। 1 कब आता है? जब बेस और नंबर सेम हो, और यहाँ सबका बेस 10 है, तो यहाँ ले लो ना, ये सबसे किफ़ायती और रामबाण कंसेप्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 + x। लॉग में इतना टाइम लगाओगे नहीं आप वहाँ पे, आप तो डायरेक्ट पता है कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे जो मैं लिखूंगा। ये क्या करा मैंने, m + n को m × n बना दिया, लॉग हटा दो दोनों तरफ से, दोनों का बेस सेम है। 5 × 5 ये 25 + 5x, 10x + 50। इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं थी इसे, माइनस कर दोगे 25 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, लिख लोगे ना अपने आप, छोड़ दो। ठीक है, 5 + x है तो यहाँ 5 आ जाएगा। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो बोलो यार, और कुछ करा दूंगा। ठीक है, आगे चलें। देखो क्वेश्चन देखे ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यदि थोड़ा सा भी अटपटा आता है, लगता है कि अटपटा है, तो पहले नर्व्स कंट्रोल करो। जो वहाँ पेपर में बात होती है ना, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमें आता तो है, लेकिन हम ना या तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं और यार ये आता है, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत पता चल जाता है करना क्या है। ये इंद्रियां जो है ना मैथ्स के पेपर में हमारी इतनी तेज घूमती हैं। जैसे अब आप एक से सोचो कि जब जीके का पेपर आता है ना, और जब मुझे कुछ आता नहीं है ना जीके में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मन बना लेता हूँ कि सी को लगाना है। तो वही चीज़ जो है ना जब मैथ्स वाले बच्चों के साथ, भाई उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है ना, मेरी जीके बेकार है, खास करके करंट अफेयर एक अलग चीज़ हो जाती है। करंट अफेयर आजकल ये न्यूज़ चैनल देख देख के रिपब्लिक 16 चल ही रहा है, आर भारत है ना, तो वो तो जीके हो ही रही है अच्छी हमारी सबकी, आज तक देख देख के, एनडीटीवी देख देख के। लेकिन क्या है कि करंट अफेयर तो ठीक है, लेकिन पुराने गड़े बुढ़दे हैं ना ये भैया, ये जीके के, ये इन्हें याद करना इतना आसान नहीं है। कहीं का भी यार, ये मैं नहीं कहूँगा कि केवल राजस्थान का, लेकिन जीके कहीं का भी ऑल ओवर वर्ल्ड का भी देखें तो जीके बहुत टफ हो जाता है। जीके के साथ ज्योग्राफी जोड़ दो। अब वो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, वो तो हमेशा मतलब ये जानते हैं कि मैथ्स पे डिपेंड है हम। उनको ये बोल देना कि 100 का 100 मैथ्स का आएगा, तो समझ लो 90 क्वेश्चन राइट है अपने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो ज़्यादा ना बंच क्वेश्चन का कराने में फ़ायदा नहीं है आपको। उसका एक रीज़न यही है, मैं यही कहूँगा कि बंच क्वेश्चन का आपने करा दिया लेकिन क्वेश्चन फंसा उसमें से नहीं। आप सेलेक्टेड टॉपिक ऐसे ले लो, इन्हीं टॉपिक्स को आप 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो मुझे पता है कि फीडबैक अच्छा आ जाएगा इसका। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जनरली पता है सब उसी पर है, ये डिपेंड क्या बोलते हैं, आप जाओगे ना क्या बोलते हैं नॉर्मली कंसेप्ट पर, है ना। ये वीडियोस वगैरह मैं जितनी बनाई है ना, इन पे जानबूझ के बनाई है। लॉगरिथम पे वीडियोस भी मैंने काफ़ी कम देखी थी कि जो प्रॉपर्टीज है, कैसे लॉगरिथम का जन्म हुआ, कहाँ से हुआ, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं ना उस वीडियो में दे चुका हूँ। और आप यदि उस वीडियो को देखकर इन कंसेप्ट को देखोगे ना, तो आप कहोगे सर मज़ा आ गया। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये अभी वही वाला बेस वाला आ गया, क्यों ना मैं इसे ऊपर ले जाऊँ और मैं इसे लिख लूँ कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इसे इस तरह से लिख लूँ, तो कुछ गलत नहीं होगा ना। इसे भी कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन देख के हौच पौच नहीं करना है दिमाग को, ट्रिक बनाए। बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, 60 को ब्रेक करना शुरू कर देंगे,
3 की टर्म्स में बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि log 3 3 1 हो जाएगा। ना ना ना, जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसमें यार प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, और हम जानते हैं सबके बेस इक्वल है, तो 3 × 4 × 5 हो जाएगा। और जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा है ना, वो भी लॉग सीख ले यहाँ से, सामने खड़ा खड़ा, उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। 1 log 1 आ गया है, ठीक है। देखो ये एक बात बोले, कंप्यूटर साइंस के बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है लॉग। मतलब ये समझ लो कि उनकी तो जान अटक जाती है लॉग में। मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा, जब मैं अपने घर में ही देखता हूँ ना कि बच्चे बंदे पढ़ रहे हैं और वो लॉग में अटक रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है लॉग कितना ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ जो है ना, जो सर्वे सैम्पलिंग मैंने की थी अपने घर से ही करी थी। चलो लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन फंस जाएगा लॉग के लिए। log x 9/16 और यहाँ -½ लिखा हुआ है और वो बोलता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखिए बेस में x है, शुरुआत कहाँ से करी थी याद करो हमने, a की पावर x = b तो हमने लिख दिया था, a के बेस में b को तोड़ेंगे तो x आ गया, राइट। तो यदि इसको हम ये मान के चलें, तो हम ये मान लें कि x की पावर -½ = 9/16 मान लें, तो सर जी पावर 1/2 16/9, और ये x लाने के लिए स्क्वायरिंग द बोथ साइड हमें करना पड़ेगा। 1/2 उठ के वहाँ चला जाएगा, तो 16/9 का होल स्क्वायर, तो आंसर 256/81 आ जाएगा। प्लीज़ ज़्यादा हौच पौच मत करो दिमाग को, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। लॉगरिथम के इतने क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं। प्रॉपर्टीज एक बार पिछली रिवाइज कर लो, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अभी जो वीडियो है मैं वो किसके लिए लेके आने वाला हूँ आपको पता होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए लाने वाला हूँ। एक्सपोनेंशियल के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से बनेंगे नहीं। हाँ, डेरिवेटिव के जब मैं कंसेप्ट कराऊंगा तो आप देखना कि मज़ा आएगा आपको, क्योंकि वो जो वीडियो है ना उसमें मैं डेरिवेटिव के साथ साथ कंटिन्यूटी और लिमिट्स दोनों आपको बता दूंगा। डेरिवेटिव, लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी सारी चीज़ें बता दूंगा। पेपर से पहले एक बार तो मेरा वीडियो देख लेना यार, बहुत हेल्प होने वाली है। हाँ, एक क्वेश्चन है e की पावर x का, और e की पावर x की बात करें थे, -x को छोड़ो, हमें कुछ नहीं लेना। e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो ये होता है कि हम ये मान लें कि 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डैश x की पावर n चला जाता है, इन्फानाइट तक जा सकता है। तो ये इन्फानाइट टर्म चली जाती है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं तो ये ई जो है ना, ई यही बवाल है और कुछ नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं ई को लेकर कि सर ये ई का क्या रोल है, आप ई कहाँ से पकड़ लाए। मतलब वो बोलते हैं इस बात को कि ई क्यों आया है हमारी ज़िंदगी में। तो ये ई इसलिए है कि लॉग को हटाने के लिए ई बना था, ठीक है, मैंने बताया था आपको। लो फ्रेंड, बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इससे मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही बताऊंगा। सीरीज मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ छोड़ोगे भी यार आप, है ना, छोड़ने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। और डेफिनेट आपको बता रहा हूँ मैं कि जो ई की जो सीरीज़ है ना वो बिल्कुल इजी है। ई की पावर -x भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों की ये बड़ी क्वेरी रहती है कि सर ई की पावर -1 क्या होता है। तो भैया कंफ्यूज नहीं करूँगा। चलो ई के बारे में एक बात बताता हूँ, ई की पावर फंक्शन के बारे में एक छोटा सा मुझे याद आ गया संदान। ये ई की पावर x जो है ना, ये कुछ ऐसे है कि ई तो हमारा प्रेजेंट है और x हमारी x है, ठीक है। ई तो हमारा प्रेजेंट है और x तो हमारी x है, और दोनों सामने आ जाए तो बस फिर तो आप समझ गए होंगे, किस्सा भूल जाते हो। तो ये बच्चों का ये मानना है कि ई की पावर x जो है ना पता नहीं क्या है। तो आज ये क्लियर कर देता हूँ, ई की पावर x क्या है। ई हमारा प्रेजेंट है और x हमारी पास्ट है। अब दोनों मिल गए एक साथ एक मार्केट में, तो क्या हुआ, जवाब ही नहीं बना आपसे। तो ये ऐसी सिचुएशन ला देता है जहाँ जवाब नहीं बनता है, ठीक है ना। अब एक बच्चे से पूछ लिया भाई x के बारे में बता, तो बोलता है x मेरी बहुत अच्छी थी। तो ये x हमारी बहुत अच्छी है, यदि इस x को पकड़ लें तो ये e भी समझ जाएगी, ठीक है। चलो तो पहले हम बात करते हैं e की वैल्यू की। पूछ लें कि e की वैल्यू क्या है, e का मान, e का जो मान है वो क्या होता है। तो अकेला e क्या है, e एलिफेंट थोड़ी हो जाएगा। पास्ट को हम एलिफेंट से थोड़ी जोड़ते हैं, मतलब x तो खूबसूरत है और e को आप कंपेयर करते हो एलिफेंट से, यार ऐसे कैसे, अच्छी बात नहीं है ना। जितनी वैल्यू प्रेजेंट की रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो चलो x की वैल्यू यदि 1 रख दूं
तो क्या बन जाएगा e की पावर 1 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, आप वो लॉगरिथम वाली वीडियो में देखना, e की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। वो रिजल्ट यहीं से आता है, आप ये सॉल्व कर लो। 1 यहाँ पे भी 1 2, यहाँ 0.5, यहाँ 0.666। तो बेटा इन सबको जोड़ लोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 2.7183 समथिंग आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो ई का जो मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो किसके बीच में होती है? 2 और 3 के बीच में होती है। अब इससे यदि क्वेश्चन बना लें एक, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा इसमें, आपको 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ठीक, और 1/4 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से आपको सीरीज दे देगा। भाई आपको कुछ इस तरह से सीरीज दे देगा और आपसे बोलेगा कि निकालो वैल्यू। तो यार कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते हो कि e की पावर x मेरा ये होता है, ऊपर दिख पा रहा है ना आपको, e की पावर मेरा x ये होता है। कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दे यहाँ पर, तो आप आंसर क्या दोगे? तो e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल। अब ये 1/1 फैक्टोरियल है, तो ये e इधर आ जाएगा, तो ये e-2 हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए ना सब? e-2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी यहाँ पे कोई डाउट है तो बोल दो यार, पूछ लो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है बताने में यहाँ पर आपको। यदि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना अब आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने। चलो एक क्वेश्चन पर और चल रहे हैं। हाँ, e-2 ही आना है। क्लियर हो गया ना? ई का देखो एक सिंपल क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, लेकिन जिस पर क्वेश्चन बन सकता है ना, जिस पैटर्न पर, मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस मैं लूंगा नहीं किसी भी उस पर, क्योंकि ना बड़े क्वेश्चनों का मुझे पता है कि बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। और ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। 2/1 फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल। देखो एक सीरीज से बने हुए हैं ये, ऊपर गौर से देखें तो मैं थोड़ा ऊपर से लिखूं इस क्वेश्चन को, क्या आप सबको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। 2/1 फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल यदि और 6/5 फैक्टोरियल। अब पूछ लेते हैं, इसमें इन्फिनिट तक जाती है सीरीज, ठीक, क्वेश्चन मार्क होता है इसमें हमेशा। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम पहले an बना लेते हैं या tn बोल देते हैं, टर्म्स बोल देते हैं। तो हम गौर करें यहाँ पर tn की, तो ऊपर देखें तो 2n आ रहा है, नीचे बात करें तो APGP पढ़ी होगी आपने। तो सर यहाँ पर हम बोले तो ये 2n-1 बन रहा है। जिसको कोई प्रॉब्लम आए ना वो सीक्वेंस पढ़ ले आराम से एक बार, ज़्यादा टेंशन नहीं है यार कि n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 3 आएगा। इवन और ऑड वाला चक्कर है। यदि सब में 1 2 3 की लाइन होती है तो n फैक्टोरियल हो जाता है, ईजी है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, +1 और -1 कर दिया अब हमने इसमें, तो -1 को हमने यहाँ ले लिया और 2n-1 इसको लिख सकते हैं 2n-1 और 2n-2। याद होगा कहाँ से आया है, फैक्टोरियल को खोलते हो ना तो ये आ जाता है। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूँ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आएगा, ये तो रेयर क्या है कि एक बुक में दिया हुआ है कि ई के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक कंसेप्ट पढ़ के चले जाना, कोई नीड नहीं है इस टाइप के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है लेकिन वो डेरिवेटिव के हिसाब से जोड़ा होगा उन्होंने, तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन ना भी आए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लॉग को जब भी लॉगरिथम की बात करेगा तो वो पहले एक्सपोनेंशियल बोलेगा, क्योंकि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में या हम बात करें लॉगरिथम में ई बनता है, क्योंकि जो शुरुआत है ना लॉग की वो वहीं से हुई है। तो जनरल एक क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि नया टर्म आप सबके लिए आ गया फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल था नहीं आपके सिलेबस में, फैक्टोरियल था ही नहीं, तो फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है जनरल। यहाँ पर हम देखें तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल आ गया, फिर हम बोले तो 1 फैक्टोरियल आ गया, फिर हम 2 बोलते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक, और फिर हमारा यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर हमारा 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 2 4, और फिर आ जाएगा हमारा, अरे देख पा रहे हो ना सारा, नहीं देख पा रहे तो बताओ मुझे अभी। और देखो बोल नहीं रहे हो यार, यहाँ पे प्लस आएगा सब में, ठीक। तो इधर जब हम जाएंगे ना आगे, तो हम यदि सीरीज को जोड़ दें सबको, सबका समीशन कर दें ना tn का,
यदि सबको जोड़ दें तो आप गौर से देखो 1/0 फैक्टोरियल 1 मिलेगा, 1 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल, सब जुड़ रहे हैं, देखो जुड़ रहे हैं ना। तो भैया एक्सपेंशन ई से, तो देखो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा दिया बेटा कि ई से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता है ना आपके हिसाब से, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो ई इतना अंदर डीपली जाना नहीं है कि ई सीरीज आ जाए, क्योंकि जो टॉपिक आपको दिया वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन दिया है, सीरीज नहीं दिया है उन्होंने। एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, लॉगरिथम सीरीज होती हैं, उन पे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिया कि ई के बारे में यदि बात कर ले तो इतना करेगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ ना अपनी क्विक रिवीजन फॉर द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो बोर हो जाए। आप भी 1-1 घंटे का गैप करके पढ़ो यार। देखो पेपर है, लेकिन समझ में जब भी आएगा जब आप थोड़ा टाइम लेके पढ़ोगे। इसलिए बने रहो मेरे से, मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दीजिए और ई को मत छोड़ देना। ये ई की पावर एक्स जो है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया ना कि बोर नहीं होने दूंगा। एक्स क्या है, मेरी एक्स बहुत अच्छी थी, वो वही कंसेप्ट है। ई की पावर एक्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है, टफ नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जितना हेल्प दे सकते हो यार दे दो ना, इतना तो कर ही सकते हो। ओके बाय, गुड नाइट, गुड बाय।